अच्छा, तुम थोड़े से वेफल्स और हनी भिजवा देना। नहीं सर, मैडम मॉरिशस गई ना, उसके पहले इंस्ट्रक्शन देके गई है स्ट्रिक्ट, आप कुछ भी खाएंगे स्वीट नहीं खाएंगे। अरे यार, तो मैडम मॉरिशस में है ना, उसको पता कैसे चलेगा? और फिर जब शेरनी बाहर गई हो तो खरगोश को खुश हो लेने दो यार। अच्छा भिजवा देना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर क्या रही हो तुम यहाँ? कॉफी पीने आई थी। तुम जानती हो ना कि ये किसका होटल है? ऑफ कोर्स, सी चेन ऑफ होटल्स के इकलौते मालिक हैं आप। ये बताइए, इतने बड़े मालिक होने के बावजूद आप एक छोटे-छोटे वर्कर के साथ हंस-हंस के क्या बात कर रहे थे? ओह गॉड, आदमी की फितरत बदलती नहीं। खैर, ये बताइए आपकी 3 साल कैसे रहे? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए फटाफट। कम ऑन दीपक, तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैं यहाँ कैसे पहुंची? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा दीपू कैसा है? तुम्हारा नहीं हूँ मैं, और मेरे बारे में जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अच्छा, तो मेरी बेटी के बारे में जानने का तो मुझे हक है ना? प्यारी प्यारी देवयानी कैसी है वो? तो वो भी तुम्हारी नहीं है। कमाल है, मेरी नहीं है तो मैं किसकी है? हाँ? बकवास मत करो और चली जाओ यहाँ से। पहले बताओ मेरी देवयानी कैसी है? वो तुम्हारी नहीं है, मेरी है, सिर्फ मेरी। अच्छा, तो क्या तुम उससे तारा के साथ शेयर करते हो? गंदी जुबान से तारा और देवयानी का नाम मत लो, वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा अनीता। एंड गेट आउट। मैं जाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए यहाँ रहने को आई थी। दूर रहोगी तुम मुझसे? कभी नहीं, हमारे आस-पास रहूंगी। जहाँ भी देखोगे मैं नजर आऊंगी। तुम जानते हो ना अनीता सेठ क्या चीज है? दीपक सेठ को फूलता फालता देखकर मैं चैन से नहीं जी सकती। Just get out of here. मुझे ना तो तुम्हारी परवाह है और ना तुमसे कुछ लेना देना। क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हमारी शादी खत्म हो चुकी है अनीता। Show me the divorce papers. Just get out of here, okay? नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा। बहादुर। All right, relax, take it easy. I was just joking. मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी बहुत जल्दी दीपक। अब नहीं अनीता, अब तुम मेरे किसी भी होटल में नजर भी आई तो खून कर दूंगा तुम्हारा, मार डालूंगा जान से। देवयानी, देवयानी, देवयानी! क्या बात क्या होगी? क्या बात होगी? Oh God, thank God बेटा, तुम यहीं हो। वैसे भी मैं तो सारा दिन घर पे रहने वाली थी। नहीं वो आप ठीक तो है ना पापा? बेटा तुम बैठो थोड़ी देर मेरे पास प्लीज। मैं चाय बना के नहीं चाय वाय नहीं, तुम बैठो यहीं प्लीज मेरे पास। ओ गॉड। पापा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा। तारा की याद आई है? बहुत। लेकिन इतनी जोर से मुझे बुलाकर आपने डरा ही दिया। मैं भी डरा हुआ था बेटा। क्यों पापा? मुझे लगा कि मैं घर आके तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम मुझे मिलोगी नहीं। अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा क्यों लगा आपको? पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे डर था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। इतने दुख, इतनी तकलीफें, इतने दर्द झेलने के बाद तो हम साथ रह पाए हैं। इसलिए बेटा, जरा सा भी कुछ होता है तो मुझे मौत से भी ज्यादा डर लगता है। पापा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। कितनी मुश्किलों के बाद तो हम लोग इतने अच्छे दिन देख पा रहे हैं। ऐसे में मौत की बात मत कीजिए। बेटा, मैं कहाँ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जुबान पर आ जाती है। एक बात कहूँ देवयानी, बेटा जिंदगी को कभी आसान मत समझना, इससे हमेशा डर के रहना। क्योंकि जब भी तुम्हें कोई लापरवाही बरती या कोई गलत कदम उठाया तो ये हाथ से फिसल जाती है। अच्छा पापा, एक बात बताइए, अभी आप घर पर आए और अगर मैं आपको घर पर ना मिलती तो? क्यों? कहाँ चले जाती तुम?
पेठा या पोपो के साथ कहीं निकल चुकी होती तो आप क्या सोचते? मैं कहीं भाग गई हूँ या मुझे कोई उठाकर ले गया है? कौन ले जाएगा तुम्हें यहाँ से उठाकर? पापा, आप मेरी बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? इतना डर क्यों रहे हैं? अभी तो आपने कहा कि जिंदगी को आसानी से मत लेना। क्या आपसे मुझे कोई छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता तुम्हें, कोई नहीं। कोई नहीं छीन सकता पापा, कोई नहीं, मेरी माँ भी नहीं। माँ का नाम अचानक कहाँ से आ गया? पापा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसने तुम्हें कांटेक्ट तो नहीं किया कहीं? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई। तो अचानक फिर उसका नाम कहाँ से ले लिया तुमने? ऐसे दिमाग में आ गया। क्यों, आपको पता है वो कहाँ है? नहीं। पता नहीं कहाँ होंगी। बेटा, अगर मान लो उसने तुम्हें कांटेक्ट किया तो क्या तुम उसके साथ चली जाओगी? चली जाऊंगी? मैं तो उनकी शक्ल तक नहीं देखूंगी, फोन पर बात भी नहीं करूंगी। क्यों? पापा, मेरे लिए उनका होना ना होना मायने नहीं रखता, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तभी वो मुझे छोड़ के चली गई। जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने मेरे बारे में जरा सा भी न सोचा। अब जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे उनकी क्या जरूरत है? वैसे इस उम्र में हर लड़की को एक दोस्त की जरूरत होती है, जो कमी उसकी माँ पूरी करती है। मेरी इस कमी को तारा ने पूरा किया है। वो मेरी दोस्त भी है और कुछ कुछ माँ भी, या सच कहूँ तो मेरी सब कुछ। मुझे अपने लिए आपकी बीवी की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी नहीं है तुम्हारी माँ? तो आप उसे मेरी माँ कहकर मेरी इंसल्ट मत कीजिए। सॉरी बेटा, सॉरी। पापा, मुझे तारा की बहुत याद आ रही है। मुझे भी बेटा। कब लौट के आएगी वो? सोचता हूँ आज ही रात को फोन करूं कि जल्दी आ जाए अगली ही फ्लाइट से, लेकिन आएगी नहीं वो जब तक पूरा काम ना खत्म हो जाए। अच्छा है बाबा उसके साथ है, कम से कम कोई तो अपना है तो वो आरज़ू का, लेकिन तारा उसे एकदम अपना समझती है, जैसे तुम्हें। इस बार बहुत याद आ रही है उसकी। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, बहुत। हेलो रोहित। हाँ दीपक, बोलो कैसे हो? यार मुझे तुमसे मिलना है इमीडिएटली। क्यों, क्या हुआ? मैं बताऊंगा, तुम यहाँ आ जाओ। मैं भी आ सकता था लेकिन देवयानी अकेली है और सो रही है, इसलिए। नहीं, कोई बात नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। ओके? हाँ। क्या बात हुई? इस तरह से तो पहले कभी फोन नहीं किया उसने। अब तुम ही बताओ यार रोहित, मैं क्या करूं यार? कर ही क्या सकते हो दीपक? असल में तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। उसके खिलाफ इतने क्रिमिनल केसेस हैं, एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करने भर की देर थी। वो आते और ले जाते उसे अपने आप। बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो जंगली मक्खी की तरह तुम्हारे आसपास भिनभिनाएगी और तुम्हें परेशान करती रहेगी। अब जब तक वो दोबारा हाथ में नहीं आ जाती है, हम उसका वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं रोहित उस वक्त कुछ सोच ही नहीं पाया था यार। ऐसी हालत हो गई थी मेरी, मैं क्या बताऊं। हाथ पैर एकदम ढीले पड़ गए थे। तो ये तुम्हें ड्रिंक लगाए हैं तो थोड़ा संभला हूं मैं समझ सकता हूं दीपक, हम सबकी हालत एक ही जैसी है। कभी भी दिमाग पर बोझ पड़ता है तो ना हम कुछ सोच सकते हैं ना कुछ कर पाते हैं। शायद उबलता हुआ खून हमें सही ढंग से सोचने नहीं देता है। लेकिन अब जब कभी भी तुम्हें अनीता दिखाई दे तो फौरन पुलिस को फोन करना, ताकि वो जिंदगी भर जेल में पड़ी सड़ती रहे। और अगर वो कभी तुम्हें बुलाए तो कभी मत जाना, ना जाने कहां ले जाकर फंसा देगी तुम्हें।
दिमाग काम नहीं कर रहा यार। इतने समय बाद तो इतनी खुशी और सुकून मिला है रोहित। तारा का प्यार मिला है, देवयानी मिली जो अपना इतना मुश्किल बचपन पार करके हमें समझने लगी। मैं ये सब खोना नहीं चाहता यार, और मैं अनीता से लड़ भी नहीं सकता। लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, और तुम ही लड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है और दूसरा कैसे लड़ सकता है। दीपक, दरअसल हमारी जिंदगी की यही ट्रेजेडी है कि इंसान को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। इसका असर उसके जुड़े हुए साथ वाले लोगों पर जरूर होता है, भले ही वो बेकसूर क्यों ना हो। नहीं रोहित, मैं तारा और देवयानी पर इसका असर नहीं होने दूंगा। मैं अनीता को उन तक नहीं पहुंचने दूंगा। तो फिर कस लो कमर। जब भी वो तुम्हें कभी दिखाई दे, पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये अखबार सारी दुनिया में पहुंच चुके हैं और दुनिया का हर आदमी जानता है कि राणा मर चुका है, लेकिन तुम एक अकेली हो जो कह रही हो कि राणा जिंदा है। कैसे? राणा को मरते हुए किसी ने देखा है क्या? मरते हुए नहीं देखा, लेकिन उसकी लाश तो देखी है। उस लाश को देखने से क्या होगा? उसकी शक्ल तो पूरी तरह से कुचली हुई थी। शक्ल बिगड़ जाने से आदमी नहीं बदल जाता, उसकी कद काठी सब कुछ वही था। उसी कद काठी वाला दूसरा इंसान इस दुनिया में नहीं है क्या जंग बहादुर साहब? उसको राणा के कपड़े पहनाकर उसे डाल दिया जा सकता है वहाँ। हो सकता है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये साबित कर चुकी है कि उसका ब्लड ग्रुप, उसकी स्किन सब कुछ वही था। आप क्या सचमुच इतने भोले हैं, या जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? किसके बारे में? अरे इस मुल्क में इंसान तक खरीदा जा सकता है, एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं खरीदी जा सकती क्या? बिल्कुल खरीदी जा सकती है, लेकिन मेरे पास ऐसा और कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि राणा मरा नहीं। मैं कह रही हूँ आपको, मैं कह रही हूँ कोई तो गुंजाइश होगी, इसीलिए ये ख्याल मेरे मन में आया। ये ख्याल तुम्हारा सिर्फ शक है। मान लीजिए शक है, मान लीजिए आप, लेकिन उसकी बिना पर आप कुछ तो तफ्तीश कर सकते हैं ना? ये शक तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं और वक्त जाया नहीं करना चाहता इसके बारे में। जंग बहादुर साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपको आगाह कर देना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। तुम होशियार रहो, बस यही काफी है। कितनी ताज्जुब की बात है, आपने कितनी आसानी से राणा को मरा हुआ मान लिया। मेरे सामने उसकी लाश होती ना पूरी की पूरी, तब भी मैं यकीन नहीं करती। ये तो तुम्हारी फितरत है। फितरत नहीं, फितरत नहीं, हालात ने मुझे ये सिखाया है। मैंने जो भी सोचा हमेशा उल्टा हुआ है, इसलिए पहले से चौकन्ना रहना मैं समझदारी समझती हूँ। अच्छी बात है सोचना, लेकिन हम सच्चाई से परे दिमाग लड़ाने में यकीन नहीं करते। जंग बहादुर साहब, आप यही क्यों नहीं कह देते कि आप इस मामले में और कुछ करना नहीं चाहते, कि राणा का भाग जाना आपके लिए फायदेमंद चीज है? कंचन, तुम इस लड़ाई को पर्सनल बनाती जा रही हो। लड़ाई मेरी भी पर्सनल है, लेकिन जुल्म के खिलाफ। अरे रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब कहने की बातें हैं, सुनने में अच्छी लगती है बस। असल बात तो ये है कि राणा अभी जिंदा है, यहीं कहीं है, उसे पकड़ना है। राणा के जिंदा होने का सबूत जब मिलेगा ना, तब देखा जाएगा। फिलहाल तो वो मर चुका है। फिलहाल? इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो इस वक्त मरने के बाद फिर कभी जिंदा हो जाएगा? आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आपका दिल भी ये कहता है कि वो जिंदा है ना? उसे प्लीज पकड़िए, उसको उसकी तलाश कीजिए, हर जगह, हर कोना, हर अड्डा, हर जगह उसको ढूंढिए। वो अपने पंख फैलाए दोबारा, उससे पहले उसे रोक लीजिए प्लीज। देखेंगे। वैसे राणा से ज्यादा खतरनाक मुजरिम इस शहर में हैं। पहले उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करेंगे, उन्हें पकड़ के कैद करेंगे। मुर्दों की तलाश से बेहतर है जिंदा मुजरिमों को पकड़कर कैद किया जाए। क्यों? पता नहीं क्या बात कर रहे हैं।
सालों को जड़ें मिटा के रख दी अपनी। अब राणा की बीती जिंदगी को बताने वाला कोई नहीं बचा, ना बीवी, ना बच्चे, ना साला वो रकीब। अब शुरू होगा राणा की जिंदगी का नया चैप्टर, नए रूप के साथ और नए नाम के साथ। हाँ। कमाल है सर, कमाल। कंचन ने आपसे जरा सी एक बात कह दी और आप इसके दर परेशान हो गए। क्या मतलब? मतलब तो आप खुद जानते हैं सर। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट की क्या हालत है। अगर कंचन कुछ कह रही है तो उसका कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन तो होगा। मुझे तो उसकी बात पे यकीन है। लेकिन मकरंद, मैंने राणा को मरे हुए अपनी आंखों से देखा। नहीं सर नहीं, आपने सिर्फ उसका कुचला हुआ सिर देखा है। इसके अलावा क्या सबूत है आपके पास? वो पैच जो कि उसने पहन रखा था। कमाल करती है सर। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इन सारी बातों का क्या मतलब हुआ करता है। एक बात बताइए सर, राणा उसी वक्त जेल से क्यों भागा जिस वक्त आप ड्यूटी पर नहीं थे? सोचा आपने इसके बारे में कभी? वैसे ही बात आपसे कंचन ने भी कही थी, लेकिन आप उसकी बात पर तो यकीन करेंगे नहीं। तुम हमेशा कंचन की ये तरफदारी क्यों करते हो? जैसा वो कहती है वैसा तुम कहते हो। मुझे लगता है जब से तुमने कंचन की जान बचाई है, तुम्हें उससे कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। सर, मैं जब भी कंचन के बारे में बात करता हूँ आप हमेशा यही बात दोहराते हैं, और मैं हमेशा आपसे ये बात कहता हूँ कि मेरा उसके साथ कोई लगाव नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं ये बातें इसलिए दोहराता हूँ कि शायद तुम सच्चाई बोल दो। अच्छा सर, एक बात बताइए, इस बार मैं आपको क्या जवाब दूंगा? तुम्हारी जबान है, हो सके तो सच्चाई बोलो। ये बात बताइए कि इस बार आप उससे क्या जवाब चाहते हैं? तुम ये बात मान जाओ कि कंचन के साथ तुम्हारा लगाव है। ओके, मान लिया। मुझे पता है कि आपको ये जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा कि मैं और कंचन बहुत दिन साथ साथ रहे हैं, और शायद इसीलिए आप भी उसके साथ इतनी सख्ती नहीं कर पाए, जबकि आप जानते हैं कि वो भी उन्हीं लोगों में से एक है जिनसे कि आप बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। हो सकता है, लेकिन अब क्यों कह रहे हो? पहले क्यों नहीं कहा? इसलिए क्योंकि राणा जिंदा है। इस वक्त हम तीनों को साथ साथ रहने की जरूरत है, आपको, मुझे और कंचन को। लेकिन मकरंद, जहां तक असूलों की बात है, मैं कंचन के साथ मिलकर कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन सर, ना चाहते हुए भी आप उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए तो हैं। कैसे? आपने कभी सोचा इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा कहां से आता है? क्या मतलब? इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स मैं कंचन सोनी से ही लेकर गया था। यानी कि अपने गलत कामों को बैलेंस करने के लिए वो कभी दान पुण्य भी करती है। वो गलत काम नहीं करती सर, वो हमेशा वही काम करती है जो कि किसी के भले के लिए हो। लोगों का खून करवाना, लोगों की जायदाद हथियाना और पुलिस को घूस देकर गलत काम करवाना, ये अच्छे काम है ना? है ना? उसने किसका खून किया सर? उन्हीं लोगों का ना, जो कि दुनिया के बीच में जहर घोलते हैं, समाज के दुश्मन है। किसको लूटा उसने? उस जायदाद को उन लोगों से लूटने से बचाया जो कि नेतागिरी के नाम पर पूरे के पूरे मुल्क को लूटते हैं। अगर उसने पैसा देकर के, रिश्वत देकर के अपनी ताकत बढ़ाई तो उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जो कि करप्शन फैलाते हैं। इसमें क्या बुरी बात है? मेरे ख्याल से तुम गलत सोच रहे हो। बिल्कुल नहीं सर, आप चाहें कंचन पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन सारी बातों की सफाई और जवाब है मेरे पास। अगर वो नहीं होती तो राणा की ताकत को हम कमजोर नहीं कर सकते थे। अगर आज इतने साल बाद भी वो कह रही है कि राणा जिंदा है तो इसका कोई ना कोई मतलब होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा। आप तो उसको मरा हुआ जान करके बेफिक्र हो जाएंगे, लेकिन रात के अंधेरे में जो तस्करी की हुकूमत बढ़ती चली जाएगी, वो हजारों बेकसूर लोग जो मारे जाएंगे, वो अगर वो चाहती तो इस सब का फायदा उठा सकती थी, लेकिन उसने इसका कोई फायदा नहीं उठाया सर। जो भी है, मैं कंचन के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा तब तक जब तक वो अपनी पूरी जायदाद कानून को सौंप नहीं देती, और राणा की भी पूरी जायदाद। एक बात आपको और बता दूं सर, आई होप कि सुनकर के आपको शौक नहीं लगेगा, कंचन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दी है। क्या? जी हाँ, अब उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपको शायद याद होगा कि राणा ने आरजू के बेटे बाबा को किडनैप कराया था। हाँ, याद है। उस वक्त राणा ने कंचन को फोर्स भी किया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। कंचन ने सिग्नेचर भी किए थे, लेकिन जब राणा को बाद में असलियत का पता चला तो वो बौखला गया, इसलिए जेल से भाग निकला। यानी कि मेरा ख्याल सही था, राणा जेल के भीतर से ही अपना माफिया चला रहा था। वो जेल को किले की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यहां से उसकी हुकूमत चलती थी।